प्रिय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेसाइज ज्योतिष बाय एस्ट्रो दीपेंद्र शुक्ला के नाम से। दोस्तों, जैसा कि हमारी अभी श्रृंखला चल रही है लग्न विशेष को लेकर, तो अभी तक हमने आपको 6 लग्नों के बारे में जानकारी दी। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। आज दोस्तों उसी क्रम में बारी आ गई है तुला लग्न की। तुला लग्न क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर का मतलब हो गया, यानी इस भाव के जो स्वामी हो गए वो हो गए शुक्रदेव। अब चूंकि 7 नंबर के मालिक शुक्रदेव हैं, इसलिए इस पूरी कुंडली की जो सबसे ज्यादा पावर हो गई, यानी इस कुंडली के जो अध्यक्ष हो गए वो हो गए शुक्रदेव। शुक्रदेव चूंकि इस कुंडली के अध्यक्ष हैं, इस वजह से डिपार्टमेंट्स बांटने का जो काम है वो भी शुक्रदेव को ही मिला, और उन्होंने अपने दोस्तों और दुश्मनों को, या जो उनकी एंटी पार्टीज हैं, जैसे किसी मंत्रिमंडल का गठन होता है तो कोई भी आदमी जो विभाग बांटता है वो अपने मित्रों और शत्रुओं को उसी हिसाब से देता है। तो यहाँ पर खुद शुक्रदेव ने जो अपने पास डिपार्टमेंट रखा, एक तो पहला डिपार्टमेंट रख लिया। पहला का मतलब है कि आप खुद स्वयं, यानी जितनी भी आपकी शारीरिक चीजें हैं उसका मालिक हो गए खुद शुक्रदेव। 2 राशियां होती हैं, तो मूल त्रिकोण राशि उनकी जब यहाँ पर आ गई तो उनकी साधारण राशि यहाँ अष्टम भाव में आ गई। तो यानी पहला डिपार्टमेंट उन्होंने फर्स्ट हाउस रखा और सेकंड राशि उन्होंने दे दी अष्टम भाव को। यानी ये जो है सारी दिक्कतें, परेशानियां, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, इन सब का डिपार्टमेंट शुक्रदेव ने अपने पास रखा। अब उसी क्रम में इन्होंने मंगल को कौन सा डिपार्टमेंट दिया? मंगल और शुक्र में आपस में चूंकि नहीं बनती है, इस वजह से इन्होंने एक भाव दिया इनको, दूसरा भाव, और इनकी दूसरी राशि जो है मूल त्रिकोण राशि वो सप्तम भाव में दे दी। अब चूंकि अष्टम और द्वादश थ्योरी जो होती है, यानी 8 to 8, किसी दिन इस पर विस्तृत बताऊंगा। अब अष्टम से द्वादश ये, और लग्नेश का बिल्कुल शत्रु, और उसी तरीके से अष्टम से अष्टम और इससे द्वादश, यानी इनकी दोनों राशियां जो है वो एक सप्तम में आई और एक द्वितीय भाव आई। तो चूंकि ये लग्नेश की एंटी पार्टी है, इसलिए इन्होंने अपनी शत्रुता निभाते हुए मंगल को दोनों मारक भाव की राशियां दे दी। इसलिए मंगल इस कुंडली में, इस लग्न कुंडली में मारक की पदवी लेकर पैदा हुए हैं, बैठे हुए हैं। इसी प्रकार इन्होंने बृहस्पति को कौन सी राशि दी, कौन सा भाव दिया? बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है उसको इन्होंने तीसरे भाव में स्थान दिया, और बृहस्पति की जो साधारण राशि है वो छठे भाव में स्थान दिया। अब यहाँ पर बृहस्पति भी मारक हो गए। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, मेहनत का होता है, वो भी फजूल की मेहनत, पराक्रम का होता है, इन सारी चीजों का होता है। और जो छठा भाव होता है वो रोग का, ऋण का, कोर्ट केस, लिटिगेशंस का होता है। तो कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोर्ट केस हो, या मेरे बहुत ज़्यादा भाई बहन हो तो प्रॉपर्टी के उतने हिस्से हो जाते हैं, फजूल की मेहनत करें। अब ये चूंकि दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, इसलिए दोनों एंटी पार्टी हैं। तो एंटी पार्टी का रोल निभाते हुए शुक्र ने गुरु को दोनों खराब भाव दे दिए, इसलिए बृहस्पति भी इस कुंडली में मारक हो गए। लेकिन कोई भी ग्रह मारक और योग कारक तब तक नहीं होता है जब तक उसकी प्लेसमेंट न देखी जाए कि वो फाइनली जाके बैठा कहाँ है। इसी तरह शनिदेव को इन्होंने कौन सा दिया? चूंकि शुक्र और शनि आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं, शनिदेव शुक्र के शिष्य भी हैं, तो इसलिए एक स्थान इनको केंद्र में दे दिया और एक इनकी मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण में दे दी। ये भाव कुंडली का भी मूल त्रिकोण होता है, इसलिए दोनों अच्छे भाव, यानी सारी सुख सुविधाएं, माता, भवन, गाड़ी,
इन सब चीज़ों का डिपार्टमेंट दे दिया। यहाँ पर संतान दे दिया, शिक्षा दे दिया, लव रोमांस दे दिया, और आपकी अनसर्टेन गेम्स दे दिया, पेट दे दिया, और जितनी भी अचानक से प्राप्तियां हैं वो यहाँ दे दी। तो इन्होंने अपनी मित्रता निभाते हुए शनि देव को बहुत अच्छे भाव दे दिए। अब इसी प्रकार से बुध देव को क्या दिया? बुध को इन्होंने दिया, चूंकि शुक्र और बुध आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं, तो एक इन्होंने नमा भाव दे दिया, यानी जो भाग्य है, धर्म को मानने का है, पिता का है, ये सारे भाव इन्होंने दे दिया। और दूसरी राशि जो इनकी है वो यहाँ पर 12वें भाव में दे दी। कोर्ट केस हो गया, जेल हो गया, अस्पताल हो गया, विदेश की यात्राएं हो गई, जितने भी खर्चे हैं, जितने व्यय हैं, वो सारे डिपार्टमेंट इन्होंने बुध को दे दिए। और एक राशि इनकी यहाँ पर नवम भाव में दे दी। चूंकि बुध की एक राशि यहाँ त्रिकोण में आ गई है, इसलिए बुध जो है वो यहाँ मारक ना होके बहुत ही योग कारक प्लैनेट हो गए। अब इसी प्रकार से चंद्रमा को इन्होंने क्या दिया? चूंकि लग्नेश और चंद्रमा आपस में अति शत्रु हैं, इसलिए चंद्रमा को इन्होंने दशम भाव दिया। ये भाव कुंडली का बहुत अच्छा भाव होता है, लेकिन चूंकि इन दोनों में वैमनस्यता है, शत्रुता है, इसलिए चंद्रमा भी सारे कामकाज का मालिक होने के बावजूद भी इस कुंडली में मारक हो गया। अब शुक्र ने सूर्य को क्या दिया? सूर्य को एकादश भाव दे दिया। अब यहाँ पर सूर्य और शुक्र में भी आपस में नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रहों के राजा हैं और ये दैत्यों के राजा हैं, गुरु हैं, इसलिए इन दोनों में नहीं बनती। तो सूर्य को इन्होंने एकादश भाव दे दिया। समस्त इच्छा पूर्तियों का, लाभ का, आमदनी का भाव तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन चूंकि इनसे बनती नहीं है, इसलिए सूर्य भी यहाँ पर मारक हो गए। अब यहाँ पर बात आती है, एक चैप्टर यहाँ पर क्लोज हुआ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स दिए गए। अब बात आती है कि कौन सा प्लैनेट जाके कहाँ बैठेगा तो वो क्या असर करेगा। अब सबसे पहली बात अगर हम शुक्र की कर दें तो यहाँ पर अभी मैंने कहा कि शुक्र बहुत योग कारक प्लैनेट है, लेकिन अगर वही शुक्र यहाँ 6 नंबर की राशि में 12वें भाव में आके बैठ जाए तो बंटाधार कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये 12वां भाव त्रिक भाव, खराब भाव, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे। 6 नंबर यानी कन्या राशि में शुक्र को नीच कंसीडर किया जाता है, तो लग्न के अकॉर्डिंग सारे नीच फल इनको मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ जितनी अष्टम भाव की प्रॉब्लम्स है, यानी हर्डल्स है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो सब जागृत हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। इसलिए शुक्र अगर यहाँ बैठेंगे तो योगकारी होने की, अभी मैंने कहा योगकारी है, लेकिन अगर वो यहाँ बैठ जाएंगे तो मारक हो जाएंगे, सारी योग कारकता खत्म हो जाएगी। अब वही शुक्र अगर यहाँ पर आकर बैठ जाए तो वो उच्च के तो हो गए, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये भाव ही खराब है। यही शुक्र अगर यहाँ पर अपनी ही राशि में आके बैठ जाए तो भी वो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि लग्नेश है, और लग्नेश अगर यहाँ पर 8वें भाव में आके बैठ जाएगा तो उसकी योग कारकता खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार मंगल चूंकि मारक है, अब मंगल ऑलरेडी मारक है, लेकिन अगर यही मंगल उठ के यहाँ आ जाए दशम भाव में तो एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। मंगल अगर यहाँ पर आ जाएगा तो उस आदमी की कभी भी अपने परिवार से नहीं बनने वाली है, अपने कुटुंब से नहीं बनने वाली है, धन का संचय कभी नहीं हो पाएगा, वाणी बहुत हार्श हो जाएगी, यहाँ पर पत्नी से कभी नहीं बनने वाली है। क्यों? क्योंकि धन, कुटुंब, वाणी और पत्नी पार्टनरशिप को उठा के उसने नीचता में रख दिया है, तो पत्नी से कभी नहीं बनने वाली है, धन, कुटुंब, वाणी से उसकी कभी नहीं बनने वाली है। इसलिए वही प्लैनेट अगर इल प्लेस्ड हो जाए तो वो मारक हो जाता है, और अगर मारक है तो वो और ज्यादा मारक हो जाता है। अब यही मंगल अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाए तो वो उच्च का तो हो गया, लेकिन माता, भूमि, भवन, वाहन समस्त सुखों के भाव में उच्च को हुआ है, और ये मारक है तो यहाँ पर कभी अपनी माँ से नहीं बनेगी, कोई सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा, भूमि भवन के लिए, वाहन के लिए उसको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसी प्रकार गुरु अगर यहाँ पर जैसे एक तो ऑलरेडी मारक, अब यही गुरु अगर इस राशि में आकर बैठ जाए तो फजूल यहाँ पर नीचे हो जाएंगे। अब यहाँ फजूल की मेहनत बढ़ जाएगी,
यहाँ पर रोग, ऋण, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगी। अब यही गुरु अगर यहाँ पर आ जाए दशम भाव में तो उच्च के तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ भी अच्छा फल नहीं देंगे। अब बात करते हैं शनि देव की। शनि इसके योग कारक प्लैनेट है। अब शनि अगर उठ के यहाँ आ जाए तो वो नीच राशि में आ जाएंगे, तो सारी योग कारकता खत्म हो जाएगी। समस्त सुख, वाहन, भवन, माता, पत्नी, संतान, शिक्षा, हर चीज बाधित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आकर नीच के हो गए। यहाँ से दृष्टि डाली नीच की तो रंग भी काफी काला करा देंगे। अब अगर इसी तरीके से हम बात बुध की कर लें, बुध अगर यहाँ पर आकर बैठ जाए इस भाव में, तो योग कारक प्लैनेट होने के बावजूद अगर छठे भाव में आके बैठेगा तो अपने पिता को रोग में डाल देगा, यानी पिता को भी रोगी बना देगा, पिता को दिक्कतें दे देगा। और अगर हाँ यहाँ पर एक चीज और लागू होती, अगर वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गया कि यही बुध अगर यहाँ पर या यहाँ पर बैठ जाए तो विपरीत राजयोग की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। लेकिन मैंने कल के एपिसोड में भी बताया था कि विपरीत राजयोग तब तक फलीभूत नहीं होता है जब तक लग्नेश कहीं पर बली न पड़ा हो, ताकतवर न पड़ा हो। अगर लग्नेश भी कहीं 0, 1, 2, 3 डिग्री का हुआ, 27, 28, 29, 30 डिग्री का हुआ, अस्त हुआ, नीच का हुआ, तो विपरीत राजयोग कभी फलीभूत नहीं होगा। इसी प्रकार अगर चंद्रमा केंद्र में पड़े हों या त्रिकोण में आ जाए तब तो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर देंगे। लेकिन अगर और कहीं यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए या यहाँ बैठ गए या यहाँ बैठ गए, तो यहाँ तो खैर नीच के ही हो जाएंगे। तो कभी भी उसकी पूरी जिंदगी में जो व्यापार है, जो कर्म है, उसका अपने आप में एक दृढ़ता नहीं आ पाएगी, एक फुलफिलमेंट नहीं आ पाएगा, कभी भी सेटलमेंट नहीं हो पाएगा व्यापार का, कर्म का, इन सब चीज़ों का कभी भी सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। अगर ये चंद्रमा यहाँ भी आ जाए तो उच्च के तो हो गए, लेकिन यहाँ भी सारी व्यापार को प्रॉब्लम्स में रख देंगे, क्योंकि ये भाव ही गलत है। इसी प्रकार अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य अच्छे भाव के मालिक है, और अगर वो उठ के यहाँ आ जाए तो वो नीच के हो जाएंगे। तो आमदनी का मालिक जब नीच भाव में आके बैठेगा तो आमदनी में बहुत ज्यादा रोड़े आ जाएंगे। अगर यही सूर्य यहाँ भी उठ के आ जाए तो उच्च के तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अच्छे रिजल्ट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये मारक हैं। यहाँ पर उच्च के हुए तो यानी पत्नी को मारक ग्रह ने उच्चता से देखा, तो कभी भी पत्नी से बनने वाली नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों, जो ग्रह जहाँ पर प्लेस्ड होगा, तो इस प्रकार से कुंडली में ग्रहों को डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर वो सही जगह पे प्लेस्ड है तब तो उनकी योग कारकता और मारकता प्रॉपर काम करेगी। और अगर वो इल प्लेस्ड है, वो अच्छी जगह पे प्लेस नहीं हो पाए, तो उनकी योग कारकता खत्म हो जाएगी और वो अपने हर भाव के रिगार्डिंग खराब फल ही देना शुरू कर देंगे। इसलिए आप लोग भली भांति लग्नों को जरूर समझिए और कौन सा ग्रह कहाँ जाकर मारक हुआ, कहाँ जाकर अच्छे फल देगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज और बता दें कि जिस किसी भी ग्रह की 2 राशियां होती हैं और जब उसकी महादशा चलती है तो सबसे पहले उसकी जो पहली राशि है उसका फल देना शुरू करता है। और कोई भी ग्रह अपना सबसे ज्यादा फल, वैसे तो पूरी कुंडली में वो अपना फल गोचर के अनुसार देता ही रहता है, लेकिन सबसे बड़ा फल वो तब देता है जब उसकी यानी उसी प्लैनेट की महादशा या अंतर्दशा चलना शुरू हो जाए। ऐसे गोचर के अनुसार जो उसके फल हैं वो देता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपने तुला लग्न के बारे में भली भांति समझा होगा। 1-2 बार देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और हर चीज़ नोट कर लीजिए। कल किसी और विषय पर, वृश्चिक राशि पर, वृश्चिक लग्न पर बोलूँगा। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। भगवान सबकी रक्षा करें। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।